अपना हम लोग शुरू करें अब। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो ये टॉपिक है, ठीक ना। टॉपिक क्या है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मतलब है, तो मतलब ये है भाई, देखो जो मैटर होते हैं, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। जो पदार्थ है हमारे पास, वो पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक ना। अब क्या उसके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है क्या उन पदार्थों को? कहने का मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड में बदला जा सकता है? क्या लिक्विड से गैस में बदला जा सकता है? यानी कि क्या ठोस से द्रव में बदला जा सकता है? क्या फिर द्रव से गैस में बदला जा सकता है? ठीक ना, यही मतलब होता है क्या करने का, स्टेट चेंज होने का, ठीक ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ देखो स्टार्ट कैसे होता है। देखो चैप्टर की जो कहानी है इस वाले टॉपिक की, वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर आप पानी को देखोगे, पानी को ऑब्जर्व करोगे, तो पानी जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर जो है वो 3 अवस्थाएं होती है उसकी, कौन कौन सी? तो आइस जो कि सॉलिड है, लिक्विड जो कि पानी जो कि लिक्विड है, और उसका वेपर जो कि गैस है, ठीक ना। तो वाटर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट जो है इसके होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? तो सॉलिड के बारे में बात करें तो भैया गैस है, लिक्विड के बारे में बात करें तो वाटर खुद है, और गैस जो क्या हो गया, वो वेपर हो गया, ठीक ना। सॉलिड आइस हो गया, है ना, कोई डाउट यहाँ पे? तो यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि आइस जो होता है ना, आइस को हम आराम से बदल लेते हैं पानी में। वाटर को, आइस को, बर्फ को क्या करते हैं, पानी में बदल देते हैं। मतलब स्टेट चेंज हुआ। क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे बात को समझना, कह ये रहा है कि भाई जब ये स्टेट का जो चेंज होता है ना, चेंज ऑफ स्टेट होता है, तो मान लो कोई मैटर है, क्या है, कोई मैटर है, तो ये तो इसमें पार्टिकल होंगे ना, पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के साथ आखिरकार ऐसा क्या होता है कि ये अपना स्टेट चेंज करते हैं, या फिर जब स्टेट चेंज होता है तो इन पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? तो स्टेट चेंज होगा। तो देखो अगर सॉलिड है ना, अगर ये सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होंगे, है ना। अब अगर इसको लिक्विड बनाना है, क्या करना है, लिक्विड बनाना है, तो भैया ये पार्टिकल्स जो होंगे दूर दूर हो जाएंगे ना, है कि नहीं, ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। अब इसको गैस बनाना है तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे, है ना। तो क्या होता है, तो स्टेट चेंज में पार्टिकल्स या तो दूर होते हैं या तो पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स अगर पास में आएंगे तो क्या बनेगा, गैस के पार्टिकल्स अगर पास में आएंगे तो वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स और ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। अगर ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स से दूर हो जाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। और लिक्विड के पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन क्या ये पार्टिकल्स अपने आप दूर हो जाएंगे? सोचो जरा, क्या पार्टिकल्स खुद ब खुद दूर हो जाएंगे अपने आप? आइस के ना, सॉलिड के, कोई सा भी भाई, अगर बर्फ है तो बर्फ क्या अपने आप थोड़ी ना पानी में बदल जाता है, पिघलता है, वो टेम्परेचर की वजह से होता है वो, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये तो हमने समझ लिया अच्छे से। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे होता है ये, वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन से, इजंट इट। मतलब हमें इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलो इसके लिए हम लोग सबसे पहले, अगर मुझे स्टेट को बदलना है, किसी मैटर के जो भी स्टेट है उसको चेंज करना है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है, अगर स्टेट को बदलना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, हाँ, मतलब तापमान जो होगा उसको क्या करूंगा, मैं बदल दूंगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये चीज जो है एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। देखो यहाँ पे देखो, हमको क्या करना है, इस वाले एक्टिविटी में 1.12 में क्या करना है, हमको लेना है आइस। अब ये तो सिंपल सी बात है ना, आइस लेकर के उसको डालना है एक बीकर में, ऐसे, ठीक ना। बीकर में डाल दिया, यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया हमने कुछ इस प्रकार से, और इसका जो बल्ब है इसको हमने आइस से कांटेक्ट में रख दिया, ठीक ना। ऐसा करने से होगा कि क्या, तो ये थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर नोट करेगा कि इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्लास स्टील है, ठीक ना, इससे हम लोग इसको हिलाने के लिए रखे हैं, ठीक ना, इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या, ये हम बर्नर को जो है जला देंगे, बर्नर को क्या करेंगे, जला देंगे। भाई जब जला देंगे तो ये होगा क्या, पिघलने लगेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने लगा, इट मीन्स ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो पिघल करके क्या हुआ, वाटर बन चुका है। क्या बन गया है, वाटर बन चुका है। अब इस एक्टिविटी में जो है तुमको नोट करने के लिए बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है पिघलने से पहले क्या टेम्परेचर था, मतलब इसमें जो है नोट कर लो आप, पिघलने के बाद क्या टेम्परेचर है इसको नोट कर लो, ठीक ना। ये सब तो नोट कर ही सकते हो ना, ये तो सिंपल सा है, कर सकते हो आप। टेम्परेचर वगैरह नोट करने के बाद में जो है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रीडिंग।
यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, जब हमने किसी भी मतलब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या होगा, जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट मीन्स उसको जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो होगा क्या, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, किसमें, सॉलिड में, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है ना, तो उसमें जो पार्टिकल्स है उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा ना। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे भाई, किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से क्या है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, ठीक ना, ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब हम उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे। अच्छा, अब जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो होगा क्या, तो भाई ये सॉलिड है, ठीक ना, लेट्स सपोज ये कोई सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुके हैं, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत तेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से होगा ऐसा कि इसके पार्टिकल्स तेज से क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक ना, बात को समझ रहे हो आप, पार्टिकल्स तेज से वाइब्रेट करेंगे। अब होगा क्या, तो यहाँ पे वही चीज लिख रखा है कि द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। गर्म किया, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, इमेजिन करना है तुम लोगों को कि बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, अब होगा कुछ ऐसा कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो तुमने एनर्जी दिया है हीट के द्वारा, गर्म किया ना इसको, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है, तो हीट के द्वारा जो तुमने इसमें एनर्जी दिया है वो एनर्जी कहाँ खर्च होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहे थे ना पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करने में ये एनर्जी खर्च हो जाएगा। कौन सा एनर्जी, जो हीट के द्वारा एनर्जी दिया हमें, भाई हम गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी ही तो दे रहे हैं ना उसको, तो हीट के द्वारा हमने क्या किया, एनर्जी दिया उसको, जिसके कारण क्या हुआ, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसको गर्म किया, गर्म करने से इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ गए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गए यानी कि मोशन, इनका वाइब्रेशन जो है बढ़ गया, वाइब्रेशन बहुत तेज से होने लगा। अब और ज्यादा हीट करते रहेंगे तो वाइब्रेशन तेज से होते क्या होगा, एकदम से इनके बीच में जो फोर्स होगा वो टूट जाएगा और ये जो है क्या होगा, पिघल करके दूर भागने लगेगा। समझे बात, कुछ आया दिमाग में, हाँ। तो ये बात यहाँ पे हो रहा है कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब इसका समझ में आया, इस लाइन का क्या मतलब है, जो भी एनर्जी हम देते हैं वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स रहता है उसको ब्रेक करने में खर्च होता है, काम आता है उसी को ब्रेक करने में। ओके, आगे देखो क्या करें, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो पार्टिकल्स क्या होता है, इनका जो भी पोजीशन होता है, यहाँ पे पहले तो वाइब्रेट कर रहा था, इधर इधर मतलब हल्का हल्का सा ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है, वो अपने पोजीशन को छोड़ देता है वहां से और वो मूव करने लगता है इधर उधर। अब जब वो मूव करने लगा फ्रीली तो क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं ना, तो अब ये लिक्विड बन गया। ठीक है, कुछ आया समझ में, हाँ भाई आया समझ में, पक्का, ओके। तो वही बात आगे बोल रहा है कि अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। मतलब एक ऐसा समय आता है जब सॉलिड क्या होता है, पिघल करके क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। लेकिन इनिशियली जैसे उसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, क्या उसी समय वो लिक्विड में बदल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कोई सॉलिड है यहाँ पे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, पार्टिकल्स उसके वाइब्रेट करते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पार्टिकल्स का वाइब्रेशन तेज हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि वो वाइब्रेशन जो होगा, मतलब उनके बीच में जो फोर्स होंगे वो टूट जाएंगे और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। ओके, कोई डाउट, आगे देखो क्या कह रहा है। इतनी बात क्लियर है कि एक समय आएगा जब जो है सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदल जाएगा। आगे क्या कह रहा है, द मिनिमम टेम्परेचर, मतलब कम से कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच, अरे कहाँ गया, एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे, अभी मैं इसका हिंदी भी एक्सप्लेन करता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। क्या होता है, गलनांक। तो किसी भी सॉलिड का वह कम से कम टेम्परेचर, वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड क्या होता है, वह सॉलिड पिघल करके क्या बनता है, लिक्विड बनता है। और प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वही क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है।
अब यहाँ पे बात को समझना कि भैया सॉलिड जो होते हैं ना, अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या? डिफरेंट सॉलिड के लिए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा क्यों होगा अभी हम समझेंगे इस बात को भी। जैसे कि आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक ना। आइस बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना शुरू हो जाता है। यहीं पे मैं बात करता हूँ किसका? आयरन का। तो लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस होता है उसका। तो 1538 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना स्टार्ट होता है। तो हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा। अब अलग अलग क्यों होगा, ये चीज को भी बात करेंगे। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है समझ में आया बात? वह कम से कम टेम्परेचर, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई ठोस जो है किस में बदलता है? लिक्विड में बदलता है, यानी कि द्रव में बदलता है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि गलनांक कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो बता दे जैसे कि आयरन जो है 1538 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होता है, तो 1538 डिग्री सेल्सियस आयरन का क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। ऐसे अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, समझे बात? चलो अगला यहाँ पे बात क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत कस के बांध रखा है, तो भाई उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत होगी ना। ज्यादा एनर्जी यानी कि गर्म हम करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ठीक है। यानी कि जिसका क्या बोला मैंने, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। जैसे कि ये है, ठीक ना, ये देखो जैसे पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत तेजी से खींच के रखा है, बहुत तेजी से जो है बल लगाया है और एक दूसरे को बांध करके रखा है। अब इसको तोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एनर्जी दे रहा हूँ, यानी कि हीट कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। अब अगर ये जो है बहुत कस के ये बांध कर नहीं रखेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये क्या होगा? दूर भाग जाएगा, है ना, वाइब्रेट करेगा और दूर भाग जाएगा, फिर फोर्स जो है टूट जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत कस के बांधा तो हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कितना स्ट्रेंथ है वो मेल्टिंग पॉइंट ही उसको बताता है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, जितना कम मेल्टिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम। समझे बात? अरे भाई मेल्टिंग पॉइंट से हमें पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है, मतलब कितने कस करके जो है दो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को खींच कर रखा है, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से पता चलता है। कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स है उसने क्या किया है? बहुत कस के एक दूसरे को खींच कर रखा है वो, ठीक ना। तो ये यहाँ पे इससे पता चलता है हमको। जो बर्फ है, बर्फ के पार्टिकल्स ने क्या रखा है? बर्फ के पार्टिकल्स ने उसको बहुत ही ढीला पकड़ के रखा है, तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। तो मतलब जो बर्फ के जो कण है, जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है, बहुत कम है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलने लगता है, तो बहुत कम है। अगर आयरन के बारे में बात करते हो, लोहा देखे हो ना, तो आयरन के बारे में बात करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में फोर्स कितना है? बहुत ज्यादा है। क्यों है? उसके पार्टिकल्स, हाँ, मतलब जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में, जो बल लग रहा है वो काफी ज्यादा है। डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट्स तो और ज्यादा होते हैं, ठीक ना, 3000 प्लस जाता है डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस। मतलब उसके जो कण है उनके बीच में जो बल लगा हुआ है वो क्या है? काफी हाई है, काफी ज्यादा है, इसीलिए उसके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है? बहुत ज्यादा होता है। ओके ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखो भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रेशर लगता है ना, एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस वगैरह है, उनके द्वारा जो प्रेशर लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक
प्रेशर कहलाता है, ठीक ना। इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे, फिलहाल के लिए आगे देखो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये के जो है ये केल्विन है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है फिर से, मतलब ये इसका ये जो है ना टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट के बारे में बताया था तुम लोगों को, है ना। तो ये जो केल्विन है ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक और चीज के बारे में बताया गया है, फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मतलब सॉलिड से जो लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से जो लिक्विड बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे इसको, संगलन कहेंगे, ठीक ना। ठीक, तो जो सॉलिड से जो लिक्विड बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, ठीक। और ये कैसे बनता है, तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, है ना। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड के अंदर क्या क्या होता है ये मालूम चल गया ना, उसके पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, कोई डाउट तो नहीं है, पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, चहल पहल होती है। ओके, तो ये फ्यूजन के बारे में भी मालूम चल गया हमको। अब हम एक अगला स्टेप देखते हैं, अगले मतलब हाईलाइटेड इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखो भाई, अब कह रहा है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, समझना बात को, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है कि ये मेरे पास आयरन है, ठीक ना, समझो बात, ये मेरे पास आयरन है, इसको मैंने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या होगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ये पहुंचेगा और उसके बाद ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो गया, ठीक ना, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जब तक पिघल नहीं जाता है पूरी तरीके से, तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। कहने का क्या मतलब, मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट जितना भी था, मान लो कि 1538 मैंने बताया, 1538 पे पहुंच गया और ये पिघलना स्टार्ट हो गया। 1538 के बाद हम इसको गर्म किए जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, ये पिघल रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, हमने जो इसको टेम्परेचर दिया मेल्टिंग पॉइंट के बाद, वो टेम्परेचर कहाँ गया, किसमें, नहीं। तो ये सवाल का जवाब देना है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आ गया इसने क्या बोला यहाँ पे। हाँ, मतलब जैसे आइस है, आइस, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा और उसका टेम्परेचर तुम बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, जब तक वो पूरा जो है आइस नहीं पिघल जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फिर जो टेम्परेचर तुमने बढ़ाया वो कहाँ गया, है कि नहीं, ठीक। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। पिघलते समय सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलता है, तापमान नहीं बदलता है। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक कि पूरे के पूरे बर्फ ना पिघल जाए, ठीक है। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, और ये लगातार होता रहता है, कब तक होता है, पूरा ना पिघल जाए। तो देखो यहाँ पे तुमको ये जवाब मिलेगा, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग, ये जो हीट है ये चेंज यूज हो जाता है क्या करने में, चेंजिंग ऑफ स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो भी पार्टिकल्स है, मैंने पार्टिकल्स बना दिया, ठीक ना। अब वो जो टेम्परेचर है इनके बीच में जो पार्टिकल्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं, क्या करने में, तो इनके बीच में जो फोर्स है ना उसको ब्रेक करने में, क्या करने में, ये जो फोर्स है इनके बीच में जो दो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है इसको ब्रेक करने में उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। किसका, जो मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी देना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। तो किसके द्वारा, इस पार्टिकल्स के द्वारा क्या करने के लिए यूज किया जाता है, इनके बीच में जो फोर्स है उनको ब्रेक करने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उस टेम्परेचर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ओके, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब क्या हो रहा है, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as latent heat। अब इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्या कहते हैं,
गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, यानी कि जो एनर्जी खर्च हुआ ना इसको ब्रेक डाउन करने में, जो इन्होंने जो है मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कहाँ गया, तो खर्च हुआ ब्रेक डाउन करने में, इस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने में। उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक ना। उस हीट को क्या कहेंगे, तो लेटेंट हीट को यहाँ पे जो है दिया गया, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, गुप्त ऊष्मा, क्या गुप्त ऊष्मा। अच्छा, तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, बोलेगा कि लेटेंट हीट क्या होता है आप बताओ, तो लेटेंट हीट आपको बताना पड़ेगा, डेफिनेशन देना पड़ेगा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वही क्या होता है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। जब सॉलिड को चेंज करना होगा लिक्विड में तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ओके। तो इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, इसको याद कर लेना, अभी तो फिलहाल में समझ में आना ही चाहिए। अब अगला देखो, अगला जो है पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ये चीज समझो। इस बात का मतलब ये है कि ये बीकर में हमने लिया है बर्फ, क्या बर्फ, और इसको अभी हमने जस्ट गर्म करना शुरू किया है, तो इसका टेम्परेचर कितना है अभी फिलहाल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे बीकर में मैंने बर्फ ही लिया था लेकिन ये पिघल करके अब ये पानी बन गया है ना, पिघल रहा है, ये इसमें पिघलना शुरू हो गया और इसमें ये पिघल करके पानी बन गया, और अभी भी इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस से, जस्ट अभी अभी पिघल के पानी बना है क्योंकि, ठीक है। अब बोलना ये है कि इसके जो सॉलिड, यहाँ पे क्या है, आइस सॉलिड हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, और यहाँ पे पानी क्या हो गया, लिक्विड हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। अब कौन से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा होगा, वाटर वाले का या फिर इस वाले का, इस वाले का काइनेटिक एनर्जी, वाटर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने क्या किया है, जब ये पिघलना शुरू हुआ होगा तो उस समय ये हीट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, और इसने हीट को ऑब्जर्व किया, और हीट को ऑब्जर्व करके क्या है, ये वाइब्रेट करके, और ये पार्टिकल्स अलग अलग हुए हैं, पार्टिकल्स क्या है, अलग अलग हुए हैं। अब इनमें ज्यादा एनर्जी है, तभी तो ये मूव कर रहे हैं ना, जो फ्रीली मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इनमें ज्यादा एनर्जी है। देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 0 डिग्री, दोनों 0 पे है, लेकिन इस वाले में जो है पार्टिकल्स की एनर्जी कम है और इसमें जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे, ठीक ना। आगे देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है व्हेन वी अप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। क्या मतलब, अब हमारे पास क्या बन चुका है, तो अब हमारे पास बन चुका है पानी। अब उस पानी को और ज्यादा गर्म करें, बर्फ से हमने क्या बना लिया, पानी, पानी को और ज्यादा गर्म करे और ज्यादा टेम्परेचर दे तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स और तेजी से वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट क्या, वो मूव करेगा, अब तो वाइब्रेट तो नहीं करेगा, मूव करेगा। कौन, पानी के पार्टिकल्स। अब और तेजी से मूव करने लगा, तो तेजी से मूव करते करते क्या होगा, जो भी मतलब उसमें अब फोर्स होगा वो और ज्यादा, मतलब और बुरी तरह से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब वो क्या होगा, तो वो फ्रीली जो है इधर उधर बहुत तेजी से मूव करने लगेगा, है ना। अब जब वो तेजी से मूव करने लगा, इट मीन्स ये क्या बन गया, गैस बन गया, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर, और तेजी से मूव करेंगे, ठीक ना। और मूव करते करते क्या हुआ, तो फिर से वही कहानी कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, पानी को गर्म कर रहे हैं, पहले तो बर्फ लिया, गर्म करना शुरू किया, पिघल करके पानी बन गया, उसको और गर्म कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, और एक ऐसे टेम्परेचर पे वो रीच करेगा कि जो भी है, द पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो क्या होगा, उनके पास इतना एनर्जी होगा कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो तोड़ दे, और तोड़ करके क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा, है ना। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, और इस टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड जो है वो किस में बदलेगा, गैस में बदल जाएगा, यानी कि जो हमारा द्रव है वो किस में बदल जाएगा, गैस में, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर से आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। क्या आता है, क्वथनांक आता है,
क्वथनांक क्या होता है? तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वह टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या होता है, बॉइल करना शुरू हो जाता है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अब एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है उसके प्रेशर, इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट को भी अच्छे से हाईलाइट करो, इसको जो है आ जाते हैं पेपर में। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसके पार्टिकल्स में क्या क्या होता है ना, लिक्विड से गैस बनता है तो उसके पार्टिकल्स में, किसके, मैटर के पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, चीजें समझ में आ गया। हाँ, अब अगला बात क्या कह रहा है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। बल्क फिनोमिना मतलब वो बल्क में होता है, ग्रुप में होता है। मतलब मान लो कि इसमें क्या है, ये हमारा जो है, इसमें जो है कोई लिक्विड है, ठीक ना। अब ये लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होगा तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बॉईल होगा और यहाँ पे बॉईल नहीं होगा, यहाँ जो पार्टिकल्स है ये बॉईल नहीं होगा और यहाँ के पार्टिकल्स बॉईल हो जाएंगे, नहीं, सारे पार्टिकल्स बॉईल होंगे ना, पूरा लिक्विड बॉईल होगा। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स एनर्जी, इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। खैर इतना तो चीजें तुमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, मतलब कि पानी के लिए अगर बोला जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो कितना होता है, 373 केल्विन। इसी को अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदले तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक ना। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और पूरा पानी, जब तक पूरा पानी भाप में नहीं बदल जाता है, वेपर में नहीं चेंज हो जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यानी कि हम गर्म फिर से कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी, लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो कहाँ गया, तो फिर से वो क्या हुआ, पार्टिकल्स ने उस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया अपने बीच में जो फोर्स है उनको तोड़ने के लिए, ठीक ना। तो वहां पे फिर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बोल रहा है कि कैन यू डिफाइन, क्या आप डिफाइन कर सकते हो, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे है ना, ये रहा है ना, संलग्न का गुप्त ऊष्मा ना, उसी तरीके से वाष्पन का गुप्त ऊष्मा भी तुमको डिफाइन करने हैं, करना है खुद से डिफाइन, ठीक ना। अब देखो क्या कह रहा है, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम तरीके से करना है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया है। आगे कह रहा है पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो बर्फ के पार्टिकल्स है उसके एनर्जी इस वाले एनर्जी से क्या होगा, वाटर के एनर्जी से कम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये है पानी, क्या है, पानी, और दूसरा क्या है, ये पानी जो हमने गर्म किया था ये बदल चुका है वेपर में, ठीक ना। तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, अभी ये उबलना शुरू हुआ है, ठीक ना, और ये उबल चुका है, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से वो हो चुका है और ये 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इस वाले पार्टिकल्स के एनर्जी ज्यादा होंगे या इस वाले के, गैसियस के जो है, जो ये वाला है ना, इसके एनर्जी ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इसने जो है एनर्जी को ऑब्जर्व कर रखा है ना, इसीलिए इस वाले केस में एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा क्यों हुआ, तो जो स्टीम के जो पार्टिकल्स है उसने एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। ओके, अब इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा देख लो भाई, सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट दो, गर्म करो, लिक्विड से गैस बनाना है तो गर्म करो, गैस से लिक्विड बनाना है तो उसको ठंडा करो, टेम्परेचर कम कर दो, और लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो उसका टेम्परेचर फिर से क्या करो, कम कर दो, मतलब उसको ठंडा कर दो, ठीक ना, हो जाएगा फिर। अब स्टेट ऑफ मैटर, पहला फैक्टर हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का टेम्परेचर बदलते हैं तो वो अपने स्टेट को बदल सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई सॉलिड लिक्विड बनेगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस बनेगा। उसके पार्टिकल्स में क्या क्या चीजें होते हैं वो पूरा तुमको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो आगे क्या कह रहा है, वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज
स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब ये चीज तो खैर पता चल गया है ना, क्या पता चल गया भाई, अगर हम लोग हीट जो है कम ज्यादा करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब जो है चेंजेस हो सकता है, ठीक ना। बट देयर आर, आगे और भी देखो, there are some changes that directly that there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing its liquid states। मतलब क्या, कुछ ऐसे भी है सब्सटेंस जिसका जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंजेस होता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है, लिक्विड में नहीं होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ये जो मैंने नहीं बताया था, जो केल्विन जो है, केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.15 केल्विन। कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन के बराबर ही लेंगे, ठीक ना। हमें अगर 0 डिग्री सेल्सियस से, मान लो कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, 273 केल्विन। तो मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसका क्या मतलब, तो इसमें 10 को ऐड कर देंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे, जितना दे रखा है उतने को हम ऐड कर देंगे। मान लो मुझे 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया और इसको केल्विन में बदलना है तो क्या होगा, केल्विन में हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, 30 को हम लोग ऐड कर देंगे 273 में, तो ये कितना हो जाएगा, 303 केल्विन, है ना। ऐसे करेंगे। अगर मुझे केल्विन से बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो जितना केल्विन दे रखा है उतने को क्या करेंगे, 273 में से घटा देंगे, ओके।